माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं राजेश्वरी चौहान, महर्षि दयानंद विद्यापीठ, गोविंदपुरम, गाज़ियाबाद से आज कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 10 विकास का अध्ययन करेंगे। अध्याय की रूपरेखा, विकास का तात्पर्य, विकास की चुनौतियाँ, विकास की अवधारणा में परिवर्तन, विकास के मॉडल की आलोचनाएं, विकास का मूल्यांकन, लोकतांत्रिक सहभागिता, विकास और जीवन शैली का अध्ययन करेंगे। विकास का तात्पर्य क्या है? विकास निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रगति, उन्नति, कल्याण और बेहतर जीवन शैली की भावना से संबंधित होती है। आधुनिक युग में विकास शब्द का अर्थ आर्थिक विकास की दर में वृद्धि एवं समाज का आधुनिकीकरण करना है। विकास उन्नत दिशा में विभेदीकरण। विकास किसे कहते हैं? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसमें एक विशेषीकरण और विभेदीकरण भी है, जिसे हम श्रम विभाजन में वृद्धि के रूप में जान सकते हैं। संस्था और समितियों की संख्या में वृद्धि, यह भी एक विकास है। संचार साधनों में वृद्धि। विकास शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक वृद्धि के लिए ही नहीं, अपितु संगठन की कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए भी किया जाता है। इसे हम एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। व्यक्ति की श्रेणी, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। यदि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों को काम करने के दिन अधिक मिल जाएं, मजदूरी और बेहतर हो जाए, तो यह भी उनका एक विकास है। पंजाब के समृद्ध किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले और नर्मदा घाटी का एक आदिवासी यदि उनके लिए पुनर्वास अर्थात रहने की सुविधा और आजीविका की सुविधा हो जाए, तो यह भी एक विकास है। अतः विकास उन्नत दिशा में विभेदीकरण है। यहाँ विकास को हम दो रूपों में जान सकते हैं। पहला है संकीर्ण भावना का विकास। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि विकास प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन शैली के लिए है, लेकिन इसमें एक नुकसान भी है, क्योंकि जब विकास किया जाता है तो वह कुछ लोगों के लिए ही रह जाता है, कुछ लोग उसमें वंचित रह जाते हैं, जिसमें उच्च आर्थिक विकास की संभावनाएं रहती हैं। विकास गतिविधियों को पूरा करना और पारिभाषिक लक्ष्यों को पूरा करना। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें लिखा है आय और यहाँ विकास। तो इससे दिखाया गया है कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है, ऐसे विकास की स्थिति भी बढ़ रही है। यानी यदि धन की उपलब्धि ज़्यादा होगी तो विकास होगा, लेकिन यह हमारी एक संकीर्ण भावना है। व्यापक रूप में जो विकास कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्र की प्रगति, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना, गुणवत्ता में वृद्धि करना, प्रसन्नता को बढ़ाकर रखना, ये व्यापक भावना का विकास संभावित बनता है। विकास की अवधारणा, विकास की चुनौतियाँ। विकासशील देशों के लिए सन 1947 के बाद जब देश आज़ादी मिली, एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों में राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त की। भारत जैसे देश में महात्मा गांधी का योगदान
अफ्रीका जैसे देशों में नेल्सन मंडेला का योगदान राजनीतिक स्वाधीनताओं में रहा। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विकास की अवधारणा, उस समय मूलभूत सुविधाओं की कमी रही, बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही थी, लोगों का जीवन स्तर निम्न था। विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाना एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों का मुकाबला अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों से था, क्योंकि उस समय भारत जैसे देशों को, अफ्रीका के देशों को अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में रखा गया, जबकि पश्चिमी देशों में स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जाता था। आधुनिकीकरण और विकासशील से विकसित होने की ओर बढ़ रहे थे। कंप्यूटरीकृत अधिकारों को, स्वतंत्रता को, न्याय को सम्मान दिया जाता था पश्चिमी क्षेत्रों में। 1950-60 के दशक में बहुसंख्यक आबादी की समस्या भी थी। इसमें गरीबी, या आप देख रहे हैं इस चित्र में, कुपोषण की स्थिति यानी पूर्ण भोजन या संतुलित भोजन ना मिलने के कारण बच्चों की, बड़े लोगों की स्थिति शारीरिक रूप से निम्न हो गई थी। बेरोजगारी, निरक्षरता की स्थिति यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आवश्यक सुविधाओं का अभाव, बुनियादी आवश्यकताओं की कमी और राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन। वैदेशिक लोगों ने एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने लगे। भारत से विदेशों में भारतीय संसाधनों का दोहन होना शुरू हो चुका था। औपनिवेशिक व्यवस्था। औपनिवेशिक का अर्थ होता है कि जब कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र कमज़ोर शक्तिशाली देशों पर आकर के अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। औपनिवेशवादी अपने फायदे के लिए कार्य करते हैं। स्वतंत्रता के द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्रहित में सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर सकते हैं। यदि हम स्वतंत्रता प्राप्त देश हो गए थे, एशियाई और अफ्रीका जैसे देश, तो हमारे देशों में जितने भी संसाधन उपलब्ध थे उनको हम कैसे उपयोग करें ये हमें सबसे ज़्यादा मालूम था। अब उनके लिए ऐसी नीतियां बनाना आवश्यक है जिससे वे अपने पिछड़ेपन से उभर सकें और पूर्ववर्ती औपनिवेशिक मालिकों के स्तर को हासिल करने की ओर बढ़ सकें। इसी बोध ने, इसी ज्ञान ने इन देशों को विकास परियोजनाएं शुरू करने की प्रेरणा दी। विकास की अवधारणा में परिवर्तन भी आया, क्योंकि आर्थिक उन्नति व समाज के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। विकास की अवधारणा धीरे धीरे परिवर्तित हुई आधुनिकीकरण के रूप में। कृषि और शिक्षा के विस्तार में भी आधुनिकीकरण किया गया, नई टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, बच्चों को नई शिक्षा नीति के बारे में ज्ञान कराया गया। आधुनिकीकरण द्वारा ही विकास को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव हेतु मान्यता। राज्य द्वारा यानी जो भी आर्थिक बदलाव होने थे या सामाजिक बदलाव, ये ऊपरी स्तर से होने थे, ऊपर से नीचे की ओर होने थे, सरकार द्वारा समर्थित होने थे। महत्वाकांक्षी योजनाओं को विकसित देशों की सहायता एवं ऋण के द्वारा आरंभ करना। जो भी योजनाएं एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में शुरू करनी थी, ऐसी योजनाओं को केवल विकसित देशों की आर्थिक सहायता के माध्यम से पूरा किया गया, उनसे ऋण लिया गया, तब जाकर के योजनाओं को नया स्वरूप दिया गया। बहुआयामी रणनीति यानी
कोई भी रणनीति बनाई गई उसमें बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके बनाया गया। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं की श्रृंखलाएं लगातार बनाते चले गए। योजना आयोग का वर्तमान समय में नया नाम नीति आयोग है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री माने जाते हैं। बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया। उर्वरक उत्पादन खाद का प्रयोग करने लगे, खनन किया जाने लगा। भिलाई इस्पात कारखाना जो विदेशी सहायता से चलाया गया। बहुआयामी रणनीति आर्थिक रूप से प्रभावशाली सिद्ध हुई। नंबर 1, असमानता को कम करने में सहायक सिद्ध हुई। विदेशी सहायता लेने के बाद उद्योग लगाए गए, खनन किए गए और जिससे असमानता को दूर किया जा सका। समाज के वंचित वर्ग में धीरे धीरे संपन्नता पहुंचने लगी। विज्ञान की नई तकनीकों की खोज हुई। शोध संस्थान बनाए गए थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित किए गए। उन्नत देशों के ज्ञान तक पहुंचने के लिए उनके साथ सहयोग करने को उच्च प्राथमिकता मिली। दूसरे देशों को सहयोग देना और लेना दोनों के संबंधों को स्थापित बना करके रखा गया। विकास के मॉडल की आलोचनाएं। विकास के मॉडल की आलोचनाएं बड़े स्तर पर भी की गई। विकास की प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार, यानी विकास की प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार होने की आवश्यकता थी क्योंकि आलोचना विश्व स्तर पर भी थी। विकासशील देश द्वारा अपनाए गए मॉडल असंवहनीय, यानी अब उसमें सुधार की आवश्यकता थी, पुनर्विचार की आवश्यकता थी। विकास के मॉडल इतने महंगे थे, वित्तीय लागत इतनी ज़्यादा थी कि जिससे विकासशील देश कर्ज में डूब गए, दीर्घकालीन कर्ज में डूब गए और वर्तमान समय में अफ्रीकी जैसे देशों में आज भी दरिद्रता है, रोगों से घिरा हुआ अफ्रीकी राष्ट्र है। विकास के मॉडल से समाज और पर्यावरण को भी हानि पहुंचने लगी। विकास के मॉडल से समाज को हानि कैसे हुई? नंबर 1, समाज के लोगों का विस्थापित होना। विस्थापित माने उनके अपने क्षेत्र से उनको हटाना। आजीविका का नष्ट होना। जब वो अपने क्षेत्र से हटे तो उनके रोजगार भी खत्म हुए। गरीबी के स्तर में वृद्धि हुई। संस्कृति के साथ साथ परंपरागत कौशल का भी नष्ट होना शुरू हो गया था। लोगों का अपने घर और क्षेत्रों से विस्थापन होना शुरू हुआ। ग्रामीण खेती जन समुदाय अपने परंपरागत कृषि क्षेत्र से विस्थापित हुआ। सामुदायिक जीवन पद्धति खो गई। जो समुदाय में रहते थे वो स्थिति खत्म हुई उनके परंपरागत कृषि क्षेत्र विस्थापित हुए और समाज में एक हाशिए पर आ गए। ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके शहरी क्षेत्रों में आए तो समाज में भी स्थान उनका निम्नतर होता चला गया। इस विस्थापन से नए संघर्षों का जन्म हुआ, नए जन आंदोलनों का उदय होना शुरू हो गया था, जिसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा सरकार द्वारा गुजरात में सरदार सरोवर नामक बांध का निर्माण किया गया, जिसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये मार्क दिया हुआ है नर्मदा बचाओ के लिए और यहाँ पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट दिया हुआ है। जो आप ये देख रहे हो ये गुजरात का नक्शा दिया हुआ है। ये कच्छ क्षेत्र है और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इस स्थिति से ये समझ में आता है कि ये 3 राज्यों को प्रभावित कर रहा था।
जिसमें गुजरात था। यहाँ पर आप देख रहे हो नर्मदा का मेन चैनल दिया हुआ है, यहाँ पर नर्मदा रिवर है। तो 3 राज्यों की स्थिति क्षेत्र प्रभावित थे। आप यहाँ देख रहे हैं कि बिना पुनर्वास डूब ना मंजूर। पुनर्वास माने जब तक आप रहने की सुविधा व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम उस क्षेत्र को ना पुनर्वास डूब ना मंजूर रखते हैं। यहाँ महिलाओं के द्वारा आंदोलन करते हुए दिखाया गया है। लोगों को जब विस्थापित किया गया तो अंतिम समय तक भी वो लोग पानी में खड़े होकर के उन्होंने आंदोलन को चलाया है। योजना निर्माण के पक्ष में लोगों ने तर्क भी दिए, क्योंकि पानी, सिंचाई और बिजली, इससे पीने के पानी की सुविधा, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा उपलब्ध होगी। सौराष्ट्र और कच्छ के रेगिस्तानी इलाके को पेयजल उपलब्ध होगा। कृषि की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा और इसी व्यवस्था में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों के हित में ये योजना बनाई गई थी। योजना के विपक्ष में तर्क भी हैं, आलोचनाएं भी हैं। अपनी ज़मीन के डूबने और उसके कारण अपनी आजीविका के छिनने से 10 लाख से अधिक लोगों के विस्थापन की समस्या हो गई थी। अधिकांश लोग जनजातीय दलित समुदाय के अति वंचित समूह के लोग थे। विशाल जंगली भूभाग भी बांध में डूब जाएगा और पारिस्थितिकी का संतुलन भी बिगड़ेगा। विकास के मॉडल से पर्यावरण को हानि। ये चित्र जो दिखाए गए हैं आपको, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा, गर्मी बढ़ेगी। आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी तो नदियों का जल स्तर, नहरों का जल स्तर बढ़ेगा। बांग्लादेश और मालदीव जैसे निम्न भूमि वाले क्षेत्र भी इलाकों में डूबना शुरू हो जाएंगे। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर सुनामी आना और वाणिज्यिक उद्यमों का नष्ट होना, ये पर्यावरण को नुकसान है। पारिस्थितिकी संकट का दुष्प्रभाव वायु प्रदूषण के रूप में भी है। संसाधनों का अविवेकशील प्रयोग करना वंचितों पर तात्कालिक प्रभाव है। जो लोग केवल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। जलावन, जड़ी बूटी, आहार, यदि घर में खाना बनता है तो ईंधन के रूप में, दवाइयों के रूप में, भोजन के रूप में। यदि जंगल नष्ट होंगे तो गरीबों पर बुरा असर पड़ेगा। और यहाँ वायु प्रदूषण के रूप में आप प्रभाव देख रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति है जो नाक से मास्क लगाया हुआ है और दूसरा यहाँ दिया है कि भूमिगत जल स्तर यदि गिरेगा तो महिलाओं को भी पानी लाने के लिए दूर क्षेत्र तक जाना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण और भूमिगत जल स्तर, पारिस्थितिकी संकट का दुष्प्रभाव में दूसरा पॉइंट है अनवीकृत संसाधन। ये संसाधन लंबी भूवैज्ञानिक समय अवधि के माध्यम से बनते हैं। यह संसाधन एक प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। उन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोल। आप यहाँ देखिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में दिया हुआ है ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर। ये ऐसे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिसे हम बहुत लंबी समय अवधि के बाद ही हमें उपलब्ध हुए हैं। और अमेजन के ये जो बरसाती जंगल हैं, धीरे धीरे इनका प्रयोग करने के कारण ये भी नष्ट होते जा रहे हैं और इससे हमारे पारिस्थितिकी संकट का दुष्प्रभाव बढ़ता है। विकास का मूल्यांकन। हम विकास का मूल्यांकन कैसे करते हैं? कैसे जाने हम कि हमारा देश या अन्य देश विकास के किस स्तर को मानक में रखा जाता है?
विकास की व्यापक अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता। व्यापक माने व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक सभी स्तरों को विकसित किया जाए, इसे ही हम व्यापक अवधारणा के नाम से जानते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य सुख, वृद्धि, संपन्नता, प्रसन्नता सभी चीज़ों को उपलब्ध कर सके। इससे लोगों की जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। विकास के वैकल्पिक तरीकों की खोज की जाए। यहाँ ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इसको देने का उद्देश्य यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमारे सीमित होते जा रहे हैं, उसमें हमें विकल्प ढूंढना है, वैकल्पिक तरीकों की खोज करनी है। मानव विकास प्रतिवेदन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दिया है कि हम किस प्रकार से अपने मानव विकास सूचकांक के आधार पर अपनी रैंकिंग कैसे निकालते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से मानव विकास रैंकिंग जारी की जाती है। वर्ष 2018 की रैंकिंग के अनुसार भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयाम हैं, जिसके आधार पर जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, प्रगति का आंकलन करने का यह वैश्विक मानक है। यहाँ आपको दिया है UNDP, जिसे हम यहाँ हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। केन सारोविवा, ये जो चित्र दिया है, केन सारोविवा अफ्रीका के नाइजीरिया क्षेत्र से हैं। लेखक हैं, पत्रकार हैं, टेलीविज़न निर्माता हैं। इन्होंने मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपल के लिए आंदोलन चलाया सन 1990 में। सन 1993 में तेल कंपनियों को ओगोनी से वापस भागना पड़ा। नाइजीरिया के सैनिक शासकों ने वीवा को हत्या मामले में फंसा दिया। मानवाधिकार संगठनों ने वैश्विक स्तर पर इस मुकदमे का विरोध किया गया, लेकिन नाइजीरिया के शासकों ने 1995 में सारोविवा को फांसी पर चढ़ा दिया। पर्यावरणवाद, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरणवाद भी आंदोलन में प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन एवं टिकाऊ विकास जैसे मुद्दों को उठाया जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हुए विकास के वैकल्पिक मार्गों की खोज करना संवहनीय विकास कहलाता है। गैर सरकारी संगठन, ग्रीन पार्टियां, ग्रीन पीस एवं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ये आपको दिया है यहाँ पर WWF जैसे पर्यावरण संगठन इस संदर्भ में कार्यरत हैं। भारत में हिमालय वन क्षेत्रों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड क्षेत्र से वहाँ वनों को बचाने के लिए यहाँ दिखाया गया है कि महिलाएं पेड़ों को घेरे हुए खड़ी हैं, जिससे कि वृक्षों को ना काटा जाए। विकास की वैकल्पिक अवधारणा, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग किया जाए। विकास का मॉडल ऊपर से नीचे की ओर हो अथवा उच्च नौकरशाहों द्वारा निर्धारित होता है। ऊपर से नीचे की ओर यानी ऊपरी सरकारी व्यवस्थाओं के अनुसार नियम निर्धारित होते हैं, लेकिन वास्तविक स्तर पर निचले स्तर से यदि लोगों से सलाह ली जाए तो वह ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अधिकार के दावे, जब नए संसाधन, नए वैकल्पिक तरीके खोजे गए विकास के लिए, तो लोगों ने अपने अधिकारों की भी मांग की। विकास से प्रभावित लोगों से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, आजीविका नष्ट होने पर सरकार से रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग का अधिकार आदिवासी समुदाय को दिया जाए, क्योंकि उनका जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। लोकतांत्रिक सहभागिता, यहाँ 2 शब्द हम लोग क्लियर करेंगे। लोकतांत्रिक और तानाशाही, दोनों शासन व्यवस्थाओं में भी अंतर है। बेहतर जीवन के विषय में विचार विमर्श द्वारा मतभेदों को समाप्त करना।
समाज के प्रत्येक व्यक्ति विकास के लक्ष्य में साझेदारी होना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना। यहाँ दिखाया गया है कि यदि लोग वोट डालते हैं तो वो अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। जनसमूह के विभिन्न तबकों की प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करने के साथ वर्तमान एवं भविष्य की दावेदारियों के बीच संतुलन कायम किया जाता है, जबकि तानाशाही व्यवस्था में निर्णय शीघ्र कर लिए जाते हैं, विचार विमर्श नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे निर्णय लंबे समय तक स्थायी नहीं रहते हैं। विकास और जीवन शैली। विकास के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं है। केवल आय बढ़ने से, आय से विकास होगा, समाज का आधुनिकीकरण होगा, तो इससे लोग खुश नहीं रहेंगे, बल्कि आवश्यकता है लोगों के जीवन की गुणवत्ता, उनकी प्रसन्नता, सुख शांति, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा होने में ही झलकती है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा के फिर से प्राप्त हो सकने वाले स्रोतों का यथासंभव उपयोग करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। वर्षा जल संचयन किया जाए, सौर एवं जैव गैस संयंत्र बनाया जाए, लघुपन बिजली परियोजनाएं, जैव कचरे से खाद बनाने हेतु कंपोस्ट गड्ढे बनाना, गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर लागू करना। लोगों की अधिक संलग्नता आवश्यक होगी। बड़े सुधार को प्रभावी बनाना। यदि बड़े स्तर पर प्रभाव लागू कराने हैं तो उसके लिए हमें ये निम्न कार्य करने होंगे। बड़े परियोजनाओं के स्थान पर छोटे बांध बनाए जाएं, क्योंकि कम निवेश की ज़रूरत होगी, कम लोग विस्थापित होंगे। छोटे बांध स्थानीय आबादी के लिए अधिक लाभदायक हैं, वह उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने जीवन स्तर को बदलकर साधनों की आवश्यकताओं को कम करने की ज़रूरत है, जिसका नवीकरण नहीं हो सकता है। जीवन जीने के वैकल्पिक तरीकों की संभावनाओं पर बहस करने का मतलब है अच्छे जीवन की वैकल्पिक दृष्टि को खोलकर स्वतंत्रता और सृजनशीलता की संभावना को बढ़ाना भी है। इसी से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी हो सकती है। ये हमारा गृह कार्य है। और विकास की प्रक्रिया में किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है। विकास से होने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति के रूप में सरकार को जवाबदेह बनाने में लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन कितने सफल रहे हैं। जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है, उससे पड़ने वाले सामाजिक पर्यावरणीय प्रभावों की चर्चा कीजिए। धन्यवाद।